So, good morning, class. Today we start our third chapter, Tools of Financial Statement Analysis and Comparative Statement and Common Size Statement. So, हमने फर्स्ट चैप्टर में लर्न करी थी बैलेंस शीट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट. उसी के बेस पे वो जो हमने याद करे थे बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट, वो उसके बेस पे ही अब क्वेश्चन सॉल्व होंगे हमारे कॉमन साइज के एंड कंपैरेटिव के. तो टूल्स क्या होते हैं हमारे स्टेटमेंट एनालिसिस के? ये होता क्या है, पहले ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ. फर्स्टली ये हेल्पफुल करता है इवैल्यूएट करने में रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट्स आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस. ये हमें कैलकुलेट क्यों किया जाता है? ये इसलिए कैलकुलेट किया जाता है जिससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल सके कंपनी की, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चल सके, कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के बारे में पता चल सके, ग्रोथ के बारे में उसकी पता चल सके, उसकी जितनी भी पोटेंशियल पावर्स हैं उसके बारे में एनालाइज हो सके. इसलिए हमारा टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट फॉर्मेटिंग प्रिपेयर होती है एंड इसमें हम ये स्टडी करते हैं जिससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की पता चल सके. अब हमारे टूल्स आते हैं. टूल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट टूल होता है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, सेकंड टूल होता है हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट, थर्ड टूल होता है हमारा रेशियो एनालिसिस, फोर्थ टूल होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो में हम पूरा एक चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे. रेशियो के थ्रू हम एनालाइज करते हैं. कैश फ्लो में हम कैश फ्लो के थ्रू एनालाइज करेंगे. 3 एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें. सो डिटेल में हम वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें किसके बारे में स्टडी करनी है? कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट. सो मैंने आप लोगों को PDF बना दी है और फॉर्मेटिंग भी भेज दी है. पहले आप वो नोट डाउन करिएगा, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो टूल हमने जो बताया था कि क्यों हमें ये स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, क्या रीज़न होता है. सो इन सब के भी नोट्स हैं. टूल्स कौन कौन से होते हैं अभी हमने स्टडी करे थे. कंपैरेटिव होता है, कॉमन साइज, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो कंपैरेटिव किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करना. जब हम कंपैरिजन करते हैं दो एलिमेंट्स का, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंसेस हैं, है ना. जब हम कंपैरिजन करते हैं कि ये बेटर है या ये बेटर है, तभी तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगी कि प्रीवियस ईयर में इतना अमाउंट था, करंट ईयर में इतना है, तो किस तरीके से हमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ बिजनेस को. तो कंपैरिजन. कॉमन साइज में क्या है? किसी चीज़ को कॉमन लेना. जैसे हमने नेट सेल को बेस बना लिया, कॉमन ले लिया. कॉमन लेते हुए क्वेश्चन को कैलकुलेट करना. चलो आज हम डिस्कस, मगर ये हमारे 2 मेथड हैं, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट. और कंपैरेटिव स्टेटमेंट में भी 2 मेथड होते हैं, बैलेंस शीट मेथड, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट मेथड. ऐसे कॉमन साइज में होता है बैलेंस शीट मेथड एंड सेकंड इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस मेथड. सो फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट. तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का भी फर्स्ट पार्ट बैलेंस शीट फॉर्मेटिंग. कंपैरिजन करना है हमें किसमें? बैलेंस शीट में. सो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर की बैलेंस शीट बताई थी. अगर वो आपको याद है तो कोई दिक्कत है ही नहीं. वैसे तो क्वेश्चन में दिए हुई आती है, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन दिए होते हैं. तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे डिस्कशन करते हैं. पहले मैं आपको थोड़ा सा कंपैरेटिव का फॉर्मेटिंग समझा देती हूँ. पर्टिकुलर्स आते हैं जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी आती है, शेयर होल्डर फंड्स होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, उससे रिगार्डिंग टोटल होता है. पर्टिकुलर्स में एसेट्स में नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट, उसके रिगार्डिंग टोटल, नोट नंबर. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिए होते हैं करंट ईयर. इसे हम ए मानते हैं, लेट द वैल्यू बी बी. और एब्सोल्यूट चेंज होता है, एब्सोल्यूट चेंज जो इन दोनों का डिफरेंस होगा उसे हम क्या मानते हैं? सी. एंड देन परसेंटेज चेंज. देन इन सब की कैलकुलेशन करने के बाद हमारा डी निकल के आता है. ए को हम प्रीवियस ईयर मानते हैं, बी को हम करंट ईयर मानते हैं, सी को हम बी माइनस ए, जो भी इन लोगों का डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट चेंज. और डी को हम डी का फॉर्मूला क्या होता है? C/A × 100. मीन्स जो हमारे एब्सोल्यूट चेंज हुए हैं, चेंजेस जो आए हैं
उसके अपॉन में प्रीवियस ईयर इंटू 100। सो इस तरीके से हमारी परसेंटेज चेंज निकलती है, कैलकुलेट होती है परसेंटेज चेंज। सो हम कम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, TS ग्रेवाल। क्वेश्चन फर्स्ट, PDF अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और उसे अच्छे से लर्न करिए जो उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देन इसके बाद क्वेश्चन करिए इसके, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। और मैंने जो असाइनमेंट होमवर्क दिए हैं उन्हें प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये अकाउंटेंसी मोस्टली प्रैक्टिस के ऊपर है। अब आता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ सन लिमिटेड। जिसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ आती हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में हमारे शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल दे रखे हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखे हैं, करंट लाइबिलिटी दे रखे हैं, ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं। इसका टोटल है, एसेट है नॉन करंट, जिसमें नॉन करंट एसेट्स हैं, फिक्स एसेट हैं, टेंजिबल करंट एसेट्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल एंड टोटल। सो इसमें हमें कौन कौन से प्रीवियस ईयर दे रखे हैं, इसमें 2019 एंड 2018 की बात कर रखी है। 2019 में हमारा अमाउंट कितना था, 3.5 लाख और 3 लाख, मीन्स करंट ईयर का कितना है 3.5 और प्रीवियस ईयर का 3 लाख। किस चीज़ का, शेयर कैपिटल का। फिर ऐसे लॉन्ग टर्म बोरिंग का क्या है, करंट ईयर में 1 लाख और प्रीवियस ईयर में 2 लाख। ऐसी ट्रेड पेबल का क्या है, करंट ईयर में 1,50,000 एंड करंट प्रीवियस ईयर में 1 लाख। सो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे इन द बुक ऑफ सन लिमिटेड कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 एंड 19। पर्टिकुलर्स बनाएंगे, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज। सो हमें पता है प्रीवियस ईयर में हमारे सबसे पहले हम अमाउंट डालेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड्स में हमारी शेयर कैपिटल आती है, क्वेश्चन में दे रखी है 3 लाख की वैल्यू, 3,50,000 की वैल्यू। देन एब्सोल्यूट चेंज इसमें कितना हुआ 50,000 का, उसकी वैल्यू आ जाएगी। देन परसेंटेज चेंज, C अपॉन ए, आपको पता है फॉर्मूला, A और B दे रखे हैं। C की वैल्यू आपकी होती है B माइनस A, और फिर उसके बाद D की वैल्यू क्या, D का फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन A इंटू 100। सो वो फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे, 16.67% आ जाएगी। देन ऐसे ही हम आते हैं शेयर होल्डर फंड्स में। शेयर होल्डर फंड्स हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं 3 लाख के, 3,50,000 के, एंड डिफरेंस आ गया आपका 50,000 का। देन इसकी परसेंटेज निकाल दी तो 16.67 आ जाएगी। सेम आता है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में हमारे नॉन टर्म बोरिंग्स आते हैं। लॉन्ग टर्म्स बोरिंग हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं 2 लाख एंड 1 लाख। फिर इनका डिफरेंस निकालेंगे, 2 लाख थे, इधर 1 लाख, मीन्स कम हो गए, मीन्स हमारा क्या हो गया, बैलेंस घट गया, तो माइनस में आ जाएंगे 1 लाख। इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो ये भी हमारी माइनस में आएगी। सिंपल सेम करंट लायबिलिटी में था, ट्रेड पेबल्स दे रखे थे 1 लाख, 1,50,000, पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहे हैं 50,000 आ जाएंगे। देन इसका फॉर्मूला लगा देंगे C अपॉन A इंटू 100। सो इससे हमारे पूरा ये कैलकुलेट हो गया लायबिलिटी पार्ट। अब हम आते हैं एसेट पार्ट पे। क्वेश्चन में देखते हैं एसेट पार्ट में क्या क्या दे रखा है। एसेट्स में हमारे दे रखे हैं नॉन करंट एसेट, जिसमें हमारी फिक्स एसेट एंड टेंजिबल, करंट एसेट्स एंड ट्रेड रिसीवेबल। सो फिक्स एसेट का हमारा करंट ईयर का बैलेंस है 4 लाख एंड 3 लाख। ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस है करंट ईयर का 2 लाख एंड प्रीवियस ईयर का 3 लाख। सो इसके रिगार्डिंग अब कैलकुलेशन देखते हैं। हेडिंग डालेंगे एसेट, उसमें आएगी नॉन करंट एसेट, जिसमें आएगी फिक्स एसेट, टेंजिबल। सबसे पहले हम डालेंगे 3 लाख, 3 लाख का अमाउंट जो भी हमारे प्रीवियस ईयर का है। देन हमारे करंट ईयर का अमाउंट 4 लाख, फिर ये हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो 1 लाख, और इसकी परसेंटेज C अपॉन A इंटू 100 फॉर्मूले से लगा दी। फिर सेम पैटर्न करंट एसेट ट्रेड रिसीवेबल डालेंगे। A की वैल्यू डाली 3 लाख, B की वैल्यू डाली 2 लाख, C की वैल्यू आपका डिफरेंस B माइनस A का आ जाएगा, एंड D की वैल्यू में C अपॉन A इंटू 100। देन आपको एक बार मैं वर्किंग नोट्स में भी दिखा देती हूँ। जैसे इसमें शेयर कैपिटल की वैल्यू निकालनी थी तो फॉर्मूला लगाया था C अपॉन A इंटू 100, मीन्स जो हमारा डिफरेंस था प्रीवियस ईयर था इंटू 100, मतलब जैसे कि 50,000 अपॉन 3 लाख इंटू 100, 16.6%।
ऐसे सेम था हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग में, वैल्यू लगाई 1 लाख डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100 प्रीवियस ईयर, जो हमारा एब्सोल्यूट चेंज है, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। ऐसे हमने फिक्स एसेट में वैल्यू लगाई सी अपॉन ए इंटू 100 मीन्स जो हमारे चेंजेस हैं और जो हमारा प्रीवियस ईयर है इंटू 100, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 33.33%। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 4 क्वेश्चन आप घर से करके देखिएगा, होमवर्क है, इट्स योर असाइनमेंट। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। फर्स्ट मेथड कंपैरेटिव स्टेटमेंट का बैलेंस शीट फॉर्मेटिंग, सो ये आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत सिंपल मेथड है, सिर्फ आपको इसमें प्रीवियस ईयर दे रखे हैं, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। सो आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन में गिवन होता है प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, सी की वैल्यू आपको पता ही होती है बी माइनस ए करके जो एब्सोल्यूट चेंज आता है, और डी का आपको फॉर्मेट पता ही है, फॉर्मूला है सी अपॉन ए इंटू 100। सो आपको इससे पता चल जाएगा आपकी परसेंटेज में इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है। एब्सोल्यूट चेंज में ही आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो माइनस में, इंक्रीज़ हो रहा है तो पॉजिटिव में। और ये भी आपको पता ही है कि जो हमारा ये स्टेटमेंट बनाया जाता है वो फाइनेंशियल पोजीशन की कंडीशन जानने के लिए बताया जाता है, समझने के लिए कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है कंपनी की, कि बिजनेस की पोटेंशियल पावर कैसे चल रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। सो यहाँ पे आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट का ये पार्ट कंप्लीट होता है, बैलेंस शीट फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट में हम डिस्कशन करेंगे कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट।